क्या पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा? क्या बीजेपी का नया मुख्यमंत्री बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी बनेगा? ये सारे सवाल पश्चिम बंगाल में गूंज रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव की लड़ाई एक तरह से एसआईआर से निकलकर हिल्सा पे आ गई है। हिल्सा मछली जो कि पश्चिम बंगाल के खाद्य पदार्थों में प्रमुख माना जाता है और यहाँ तक कि बीजेपी को अपने कैंपेन में वहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी हिल्सा मछली को हाथ में टाँग कर अलग-अलग कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो यहाँ पर मछली और अंडा खाना बीजेपी बैन कर देगी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कुल मिलाकर जो लॉ एंड ऑर्डर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा, सोनार बंगला का जो नारा दिया है, उससे ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव निश्चित है। हमारे साथ प्रदीप चट्टोपाध्याय साहब जुड़ रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। उनसे समझते हैं। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि ये सोनार बंगला का जो नारा इस बार है बीजेपी का, वो इस बार जनता में उसका रेजोनेंस दिख रहा है या फिर इस बार जो एसआईआर है, अगर सिर्फ भवानीपुर का एग्जाम्पल ले लें जहाँ की पश्चिम बंगाल में की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो लीड थी वो 58,000 की थी और 50,000 वोट वहां से कट गए हैं। तो यानी कि ममता बनर्जी भी चुनाव हार सकती हैं भवानीपुर से। तो चुनाव में इस बार क्या आपको दिख रहा है? देखिए, जो फाइनल लिस्ट अभी आया है और लिस्ट फ्रीज भी हो गया है, एसआईआर का जो सप्लीमेंट्री लिस्ट था एडजुडिकेशन के बाद, तो वहां से जो है तृणमूल कांग्रेस के जो बहुत चिंता के विषय हो गया, क्योंकि जो लगभग 70 या 80 सीट ऐसे 2021 असेंबली इलेक्शन में थे जहां पे बहुत कांटे का टक्कर था और मिनिमम वोट परसेंट मार्जिन से तृणमूल कांग्रेस जीता, यानी 7,000 8,000 ऐसे कुछ, यानी 1,000 वोट के मार्जिन से भी 2-3 सीट जीत गए तृणमूल कांग्रेस। तो अभी जो एसआईआर का जो क्लीन इलेक्टोरल रोल आया है उसके हिसाब से तृणमूल कांग्रेस सोच रहा है कि जो ये जो वोट है, ये वोटर्स जो जो इलीगल में नहीं कहूंगा, लेकिन प्रॉब्लम था इन वोटर्स को, कोई कागज नहीं था, डेट था, शिफ्टेड था, डुप्लीकेट एंट्री था, तो ये जो सारे वोटर थे रह गए थे, ये एक प्रश्न अभी पश्चिम बंगाल में है, जो है कि इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि 2024 के इलेक्शन तक अगर ये लोग सब इलेक्टोरल रोल में थे तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन हर साल जो 4 बार बैठती है यहाँ पे कि आप रिवाइज कीजिए, तो वहां को स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर्स लेके ही कैंप करता है, और उस कैंप वगैरह में जैसे भवानी, तो उसमें वहां पे संगठन किसका है? तृणमूल कांग्रेस का। तो वो ये नारा क्यों नहीं दिखाया पहले से कि ये इतना सारे जो वोटर्स है, जो डेट है, इसको आप हटाइए। अभी इलेक्शन कमीशन को तृणमूल कांग्रेस बहुत प्रेशराइज किया एसआईआर के बारे में, लेकिन पहले जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन यह चीज 4 बार होता था, तब क्यों नहीं प्रेशराइज किया कि इन लोगों को हटाइए? तब तो हम लोगों को मालूम पड़ता है कि हाँ, क्लीन रोल से भी तृणमूल कांग्रेस जीत सकता। तो अभी लोगों के मन में ये प्रश्न है कि जो तृणमूल कांग्रेस ने इतने सारे सीटें जीती थी 2021 में, वो क्या मैंडेट के बारे में, या ये सब जो है जो घोस्टली वोटर्स जिसका कोई जाना पहचान नहीं था, जो नहीं था, उसके तहत जीता था। तो अभी जो एसआईआर है उसके बाद में भवानीपुर में तो अभी तक सीएम ममता बनर्जी ने कोई रैली भी नहीं किया, कोई पदयात्रा भी नहीं किया, एक सिर्फ क्लोज डोर मीटिंग किया भवानीपुर में उनके कार्यकर्ता को लेकर, लेकिन उसके बाद कोई भी रैली अभी तक उनके वहां पे नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी बहुत कॉन्फिडेंस से वहां पे लगातार जो है भवानीपुर आप में ये कह रहे हैं प्रदीप जी की अब जो मार्जिन है, जो पिछले चुनाव में ढेर सारे कैंडिडेट का बहुत ही कम 10,000 से भी कम मार्जिन से जीते थे, ये सारे घोस्ट वोटर बाहर हो गए लिस्ट से। तो आपको लगता है कि बीजेपी फिर तो चुनाव निकाल लेगी आराम से? नहीं, यही तृणमूल कांग्रेस तो अभी यही शोर मचा रहा है ना, जैसे आपने बोला कि दूसरे नैरेटिव्स ले आ रहा है कि हम यहाँ पे वेजिटेरियन कर देगा, हमको इधर यहाँ से बाहर कर देगा, हमारा जो डिलीटेड वोटर है
जो अभी ट्राइब्यूनल में नहीं गया उसको पूरा बांग्लादेश में भेज देगा। तो ये सारे नैरेटिव कर रहा है, नेगेटिव नैरेटिव कर रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया। अभी देखिए, ये बीजेपी भी हो सकता है, शायद 2-3 सीट में बीजेपी भी 4-5 हजार मार्जिन से जीता है। यहाँ पे सेपोलॉजी का अरिथमेटिक ये कहता है कि जहां पर जो कम मार्जिन से जीता है, ये सफाई जो इलेक्टोरल रोल में हुआ, उसके बाद जो सीट कम मार्जिन से लोगों ने जीता है और ये पार्टी ने जीता है, उनके ऊपर ये एक दबाव आ गया कि उसको फिर से प्रूफ करना है कि नहीं, वो मैंडेट से ही जीता था, घोस्टली वोटर से नहीं जीता था। तो यहाँ पे जैसे ज्यादातर सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीता था, तो तृणमूल कांग्रेस अभी बैकफुट में है। इसी दौरान जैसे कि 23 में फर्स्ट लेवल का चुनाव है, 23 अप्रैल को, उसके पहले तृणमूल कांग्रेस का जो है कि वो ममता बनर्जी हर रैली में जा रहा है और लोकल लीडर्स को, उनके पार्टी को लीडर्स को बोल रहा है कि आप ऐसे बिहेव मत कीजिए, आप ऐसे राजा के तरह नहीं रहिए, लोगों से मिलिए। तो अभी अभी क्यों, अभी इलेक्शन के पहले क्यों, इतने दिन तो ऐसे नहीं बोला। तो ये हर बार ममता बनर्जी प्रचेष्टा कर रहा है, बहुत चेष्टा कर रहा है कि उनके जो लीडर्स है वो जाग जाए, लोगों से मिले, कैंपेन भी चल रहा है, बहुत ठीक है। लेकिन एरिथमेटिक, इलेक्टोरल एरिथमेटिक जिसको हम सेफोलॉजी कहते हैं, उसके उसके तहत अभी क्लीन इलेक्टोरल रोल जो हो गया, तृणमूल कांग्रेस ये ज्यादातर सीट जो जीता था, उसके ऊपर वहां पे एक बड़ा सा दावा आ गया, दबाव आ गया। तो जैसे पिछले 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी ने एक तरह से उनका जो मुख्य नैरेटिव था कि वो बंगाल की बेटी हैं और बीजेपी जो है एक नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, आउटसाइडर पार्टी है, जो कि बंगाल की अस्मिता इथोज से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। इस चुनाव में पहले एसआईआर मुद्दा, ममता बनर्जी अभी भी एसआईआर के मुद्दे को उठा रही हैं, लेकिन फिर से आपको लगता है कि जिस तरह से हिल्सा मछली पूरे चुनावी कैंपेन में सेंटर स्टेज में आ गई है, तो उससे बीजेपी, टीएमसी या ममता बनर्जी फिर से बीजेपी को एक तरह से उसी दांव पे पटकना चाहती हैं, या उनकी कोशिश है? आपको लगता है ये काम करेगा इस बार? नहीं, ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस का कोशिश है वो बाहर वाले हैं ये प्रूव करना, ये दिखाना, और दूसरे और एक है कि इलेक्शन कमीशन अब बीजेपी का एजेंट होके काम कर रहा है। तो ये दो नैरेटिव वो दे रहा है 5 साल का। लेकिन लास्ट कल ही येस्टरडे ओनली जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो आरजी कौर केस का जो कॉन्विक्टेड है उसको फिर से इंटरोगेट करने का बोला है। तो यानी कि जो और आरजी कौर करके जो आरजी कौर के जो विक्टिम के माँ है, उनको बीजेपी ने कैंडिडेट किया है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो लगभग जो एक्चुअल गवर्नेंस इश्यूज है, मुद्दे हैं जो 5 साल का था, तो वो भी अभी चुनाव के बाजार में बहुत सारे लोगों का मन में है कि ये तो एक एपिसोड है 5 महीने का, लास्ट 5 महीने का, लेकिन 5 साल का क्या हुआ, 15 साल में क्या हुआ। और लगभग ये एक बहुत ये देख रहा है कि जो लेफ्ट है उसका कैंपेन में भी बहुत सारे लोग हो रहा है, बीजेपी का कैंपेन में लगातार। और ये इस बार एक बहुत ये कि जो भी कैंडिडेट आपका जो मनोनयन है वो देने जा रहा है, तो सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी का उनके साथ है। ये एक जो है कॉन्फिडेंस लेवल बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उनको बढ़ा रहा है। और कोई भी आज तक कोई भी समीक्षा जो है, तृणमूल कांग्रेस को जो मानना था कि वो अभी इस बार 250 सीट्स क्रॉस कर जाएगा, कोई भी जो समीक्षा हुआ है अब तक, तृणमूल कांग्रेस को 200 के पास भी नहीं रखा, 180 190 करके रख रहा है। तो यानी 180 और बीजेपी 100 110। तो इसमें क्या है, अभी जो 70-80 सीट तृणमूल का था, जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, वो डिफरेंस आ जाएगा। और ये जो अभी लगातार जो सेंट्रल लीडरशिप आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, और प्राइम मिनिस्टर ने कल जो संकल्प किया, गारंटी दिया, 6 गारंटी, वो लोगों के मन में बहुत अच्छा लगा कि ये अगर हो सकता है तो पश्चिम बंगाल का जो है नसीब बदल जाएगा। ऐसे जो जो 6 गारंटी उन्होंने दिया, तो ये जो पॉजिटिव गारंटी और तृणमूल कांग्रेस का जो है नेगेटिव नैरेटिव, तो ये अभी हो गया है कि लोग बोल रहा है कि अभी है कि हिंदू और मुस्लिम ये पोलराइजेशन के बारे में बोल रहा है। लेकिन अभी ये पोलराइजेशन एसआईआर के बाद चुक गया,
क्योंकि हिंदू वोटर्स का नाम भी बात गया है, मुस्लिम वोटर्स का नाम भी बात गया है। तो यहाँ पे अभी गवर्नेंस के मुद्दा में वोट हो रहा है कि पॉजिटिव गवर्नेंस के मुद्दा कौन ले आ रहा है सामने और नेगेटिव कैंपेन कौन कर रहा है। ये लगभग अभी जो हिंदू मुस्लिम जो बाइनरी था वो टूट के अभी आ गया गवर्नेंस, कौन बेटर गवर्नेंस दे सकता। 5 साल में क्या हुआ और जो गारंटीज आ रहा है, जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने ले आ रहा है, वो कितना लोगों के मन को छू जाता है, इसके ऊपर सब कुछ है। तो आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी टीएमसी का जो ममता बनर्जी की जो वेलफेयर की जो पॉलिटिक्स थी, जिसमें कि कन्याश्री और अलग-अलग जो स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए, उस उसमें एक फटीग आपको दिख रहा है इस चुनाव में, या बीजेपी का जो गारंटी है, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है जिसमें कि उन्होंने ममता बनर्जी के वादों से ज़्यादा वादा किया है, उसका कहीं न कहीं इस चुनाव में इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए 2021 जो लोकसभा इलेक्शन विधानसभा चुनाव हुआ था यहाँ पे, उसमें भी ये सब बातें थे, मैनिफेस्टोज में थे, बीजेपी का थे कि तृणमूल से ज्यादा देगा, ये देगा, लोगों को नहीं छुआ। लेकिन अभी जो है, अभी लोगों का मन में जो बिग क्वेश्चन है चुनाव के पहले, वो है कि कौन लोग था जो तृणमूल को वोट दिया और जिताया। क्या वो सच में चुनाव में दिया था मतदान या नहीं दिया था। तो ये अभी प्रश्न है। तो फिर जो लक्ष्मी भंडार है, कन्याश्री लेकिन है, वो आम तो है, जनता को उसका लेकिन पॉजिटिव आम जनता को उस प्रतीक जी इससे फर्क पड़ता है क्या कि आम जनता को तो एंड ऑफ डे अपना घर चलाना होता है, उसको अगर ममता बनर्जी की स्कीम से फायदा हो रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि किन लोगों ने वोट दिया था ममता बनर्जी को या किन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, उसमें कितने बोगस थे, उसमें कितने फर्जी थे, इन बातों से आम जनता इन्फ्लुएंस होती है? अभी तो आम जनता ही लाइन में खड़ा है। हम्म। आम जनता को ही ये प्रूव करना है, किया है कि हमारे पास सच्ची डॉक्यूमेंट है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो तो फिर तो बीजेपी के ये खिलाफ अभी वोट करेंगे ना, वो तो फिर बीजेपी के नहीं खिलाफ वोट क्यों, करेंगे। अरे नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे बात। हम्म। अभी ये आ गया कि जो लोग, आम आदमी जो लगातार लाइन में जाके प्रूफ किया है कि हमारे पास सच्ची डॉक्यूमेंट है, हम्म। तो उसको अभी ये प्रश्न है कि कौन सा लोग थे जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके इतने साल वोट में वोट दिया। अभी देखिए पहले जो 58 लैक्स घटा है, पहले हम्म। पहले एसआईआर के फर्स्ट लेवल पे, उससे तो किसी का मन में कोई शक नहीं है कि ये 58 लैक्स डेट, डुप्लीकेट एंट्री और शिफ्टेड वोटर्स। उसके बाद कितना घटा, 5 लैक्स घटा है, और उसके बाद अभी 27 लैक्स, 33 लैक्स। तो ये 33 लैक्स में मान लीजिए कि ठीक है, अभी ट्राइब्यूनल में जो जा रहा है वो 5-6 लाख लोग हैं। क्योंकि अब देखिए ट्राइब्यूनल में जो है अभी लाइन ज्यादा नहीं है। ट्राइब्यूनल में जो कैंप्स है डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें कितना लाइन, जितना हियरिंग में था उतना नहीं है। तो मान लीजिए कि 33 लैक्स में 6-7 लाख है जिसके पास अभी भी कागज है, ठीक है मान लीजिए। लेकिन 20 लाख तो है जिसके पास कागज नहीं है। 20-25 लाख है, तो 25 और 58, 58 एंड 25, इट बिकम्स ह्यूज। तो ये प्रश्न क्योंकि है कि पिछले जो लोग, क्योंकि पिछले चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच का वोटों का डिफरेंस तकरीबन 50 लाख ही था। तो अगर ये इतना ज्यादा निकल गए तो फिर तो बीजेपी पावर में आ रही है। अरिथमेटिक ये कह रहे हैं, सेफोलॉजी ये कह रहा है, अरिथमेटिक चुनावी जो सेफोलॉजी है वो उसमें से दिख रहा है कि तृणमूल कांग्रेस दबाव में है, बहुत प्रेशर में, और ये दिख रहा है उनका लीडरशिप में। लेकिन अभी बात यह है कि बीजेपी का जो स्टेट कैंपेन चल रहा है, जो स्टेट लीडर्स है, वो हर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके लोगों के साथ जो मिलजुल करना है, उसके मैनिफेस्टो के बारे में बोलना है। ये कैसे अभी 10-12 दिन है, कैसे कर सकता है, इसके ऊपर ज्यादा, क्योंकि आम जनता, देखिए आप बोल रहे हैं ना कि आम जनता तो बीजेपी के खिलाफ वोट देगा क्योंकि उसको हैरानी हुआ, परेशानी हुआ। परेशानी हुआ, मैं भी बोला आपके शो में, मैं भी बोला कि हाँ उसका परेशानी हुआ, कि लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसके मन में ये प्रश्न भी है, हम तो प्रूव किया, लेकिन कौन वो थे जो प्रूव नहीं कर सकते।
इतना तो थे, 58 लाख तो थे। उसके बाद मान लीजिए और भी 20-25 लाख है 33 लाख में। तो लोग बोलता है कि हम देखिए जो जो अभी जो है जो वोटर्स है इलेक्टोरल रोल में अभी फ्रीज होने के बाद, वो तो सही वोटर है। तो सही वोटर जो है सही चुनाव में वोट देगा, तो उसके मन में दो चीज रहेगा, एक गवर्नेंस का इशू रहेगा, एक एसआईआर का जो एक्सपीरियंस वो रहेगा, और तीन ये रहेगा कि एसआईआर के पहले किसके वोट से तृणमूल कांग्रेस बार बार जो है तीसरे बार के चुनाव जीता और यहाँ पे सत्ता में थे। तो ये तीन प्रश्न रहे। और जो पश्चिम बंगाल का जो भद्र लोग है उसको हिल्सा मछली मिलेगी या नहीं मिलेगी, या भद्र लोग थोड़ा सा आशंकित है, भद्र लोग को लगता है कि बीजेपी आ गई तो हिल्सा मछली कहीं बंद हो जाए। क्या आपको लगता है कि इस तरह की शंकाएं भी है, या ये नैरेटिव भी लोगों के दिमाग में है कि भाई जो एक जमाने में ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ इस्तेमाल किया था कि लेफ्ट फ्रंट जो है भद्र लोग को ज्यादा आउटरीच करती है, जबकि ममता बनर्जी ने इसीलिए साड़ी, चप्पल और अपना जो जिसको कहते हैं सबल्टन लुक नहीं छोड़ा। तो आप कैसे देख रहे हैं हिल्सा मछली का क्राइसिस क्या है बंगाल में? नहीं, वो हिल्सा मछली का क्राइसिस तो भारत बांग्लादेश जो रिलेशन है उसके ऊपर ज्यादा निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी का कैंपेनर्स है, जो आपका जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है हायर एजुकेशन का सुकांत मजूमदार है, समीप भट्टाचार्य है, और ज्यादा जो जो और भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है, वो खुलेआम बोला है कि उसका भी फेवरेट खाना मछली है। तो ये कोई बात नहीं है, ये नैरेटिव अब दिल को नहीं छूता है पश्चिम बंगाल का, जो मछली नहीं खाना सकता, अंडा नहीं खाना सकता, ये बात नहीं। ये बात वो ऑप्टिक्स तैयार करने के लिए है, मीडिया ऑप्टिक्स तैयार करने के लिए है। ये चुनाव के कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि यहाँ पे कल्चर चेंज नहीं होगा, कल्चर चेंज नहीं होगा, ये नहीं होगा, गवर्नेंस चेंज होगा। ये शहर में जाइए, गांव में जाइए, ये लोग मानते हैं कि अगर वोट देना है तो गुड गवर्नेंस में वोट देना है, या वोट नहीं देना है तो गुड गवर्नेंस के ऊपर। क्योंकि उसके अगर वो कंपेयर करे कि डबल इंजन सरकार जहां पे है उसका स्थिति क्या है 8 साल में या 10 साल में, बंगाल का स्थिति क्या है, या बंगाल का स्थिति जो है उधर बेटर है या नहीं है, तो ये लोग सोचेंगे वोट के दौरान, मतदान के देने के बाद। लेकिन ये है कि एसआईआर में एक तो लोगों का हैरानी हुआ, लेकिन लोगों को मन में ये भी आया कि हम तो प्रूव किए, जो प्रूव नहीं कर पाए वोटर होके, उसका वोट इतने साल तक कौन पार्टी को मिला, जो जहां पे जीता मार्जिनल वोट से जीता उसको ही मिला। तो अभी जो जहां पे कांटे का टक्कर था, वहां पे जो जीता उसके ऊपर बहुत सारे दबाव है। और जो पिछले चुनाव में जैसे कि या फिर इससे पहले की 3-4 चुनाव में ममता ने जिस तरह से अपने को बंगाल की बेटी के रूप में प्रोजेक्ट किया, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक पॉपुलैरिटी है पूरे देश में, बंगाल में भी उनकी पॉपुलैरिटी है। लेकिन बीजेपी का ऐसा कोई भी नेता नहीं है, जिसका कि कद, जिसका स्टेचर ममता के बराबर हो। तो वैसी स्थिति में आपको लगता है कि ये बीजेपी का एक रोड ब्लॉक है, या बीजेपी इस रोड ब्लॉक को क्रॉस करने के लिए किस तरह से, जैसे समीक भट्टाचार्य ने 2-3 दिन पहले ये बोला कि हमारा सीएम फेस का कोई चेहरा नहीं होगा, हम कलेक्टिव लीडरशिप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि बंगाल की जनता उसके बाद भी वोट करेगी बीजेपी को और ममता के समानांतर? देखिए, बात यह है कि मैं पिछले आपका एपिसोड में भी बोला कि महिला मुख जो है फीमेल फेस टक्कर देने वाली ममता के, वो बीजेपी में नहीं। तो ये और बीजेपी का दो एक स्टेटमेंट्स भी है जो थोड़ा सा पुरुष तांत्रिक जो करते हैं, पैट्रियार्की जो है, वो डोमिनेटिंग एटीट्यूड है, ये है। लेकिन अभी जो एसआईआर में बात गया ना, तो उसमें महिलाओं भी गया, बात गया बहुत सारे। तो ये और फिर दूसरे फर्जी वोटर भी बात गया। तो मान लीजिए कि उसके पास स्टार कैंपेनर, स्टार फेस नहीं है, चीफ मिनिस्टर फेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आम जनता मान के चल रहा है, क्योंकि भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी है ममता बनर्जी के खिलाफ, तो वही जो है चीफ मिनिस्टर फेस है, और वो सन ऑफ द सॉइल है। तो इसलिए और ममता का खूब बहुत करीबी थे शुभेंदु अधिकारी, एक साथ एक एक तो फिर वो जानते हैं, शुभेंदु अधिकारी जानते हैं कि ममता बनर्जी कैसे वोट कराती है, कैसे वोट जीतते हैं। तो उस वो केमिस्ट्री उसको पता है। तो यानी कि शुभेंदु अधिकारी को जो लाइमलाइट में ले आए हैं बीजेपी ने,
खास के सेंट्रल लीडरशिप ने उसको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया। तो शुभेंदु अधिकारी ने बहुत ट्राई कर रहा है, चेष्टा कर रहा है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट बीजेपी को दे। तो ये शुभेंदु अधिकारी का पॉलिटिकल करियर एट स्टेक है, क्योंकि वो दो जगह में है, नंदीग्राम या भवानीपुर में। तो शुभेंदु अधिकारी के ये जो अगर नैया पार नहीं हुआ तो उसका तो पॉलिटिकल करियर खत्म है। और अगर ममता बनर्जी का नैया पार नहीं हुआ तो ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर खत्म है। तो अभी पॉलिटिकल करियर दो इंपॉर्टेंट बंगाल लीडर्स के दाव में है, तो वो जान लगा दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी का ये है कि शुभेंदु अधिकारी फोकस कर रहा है भवानीपुर में, और हर कंस्टिट्यूएंसी में सेंट्रल लीडरशिप आ रहा है, स्टेट लीडरशिप भी जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी भवानीपुर में अभी तक कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, वो घूम रहा है पूरा स्टेट, वही एक स्टार कैंपेनर है उनका तृणमूल का। तो ये प्रॉब्लम है कि जो लास्ट 2 महीने पूरा एकदम कॉन्स्टिट्यूएंसी में है शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में, और ममता बनर्जी को दिख नहीं रहा है, अभी तक कोई भी कैंपेन नहीं किया भवानीपुर में। तो ये एक अंतर दिख रहा है कि जिसका कौन बहुत चेष्टा में है जीतने का, और कौन मान के चल रहा है कि जीत गए। तो ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का एक स्ट्रगल हो रहा है यहाँ पे। क्या पश्चिम बंगाल में इस बार मुस्लिम जो वोट है वो डिवाइड होगा? क्योंकि ये भी आरोप लगाए गए हैं कि 1,000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट को डिवाइड करने के लिए जो ममता बनर्जी से की पार्टी से नेता निकले थे, उनके ऊपर लगाया गया है। एआईएम और उनका हालांकि अलायंस टूट गया है, लेकिन तब भी इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि 1,000 करोड़ रुपए उनको दिया गया है कि मुस्लिम वोट को डिवाइड किया जाए। अभी देखिए, तो ये तो कल का एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो जो आया है उसके ऊपर बात है हुमायूं कबीर का। देखिए, तो हुमायूं कबीर आने के बाद भी लोगों ने नहीं ज्यादा कुछ ये दिया है उसका कि 1-2 सीट में शायद मुर्शिदाबाद में उसका कोई इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन ज्यादातर सीट में जो मुस्लिम वोट बैंक है तृणमूल कांग्रेस का, वो मुस्लिम वोट बैंक अभी तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस। और देखिए, अभी कांग्रेस और लेफ्ट अलग से जो गया है, इसमें ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट जो तृणमूल का वोट जा रहा था तृणमूल के तहत, वो कांग्रेस और लेफ्ट के घर में आ सकता है, क्योंकि अभी जो है लेफ्ट और कांग्रेस अलायंस में जा रहा था इतने दिन। तो लेफ्ट और कांग्रेस का जो कोर वोटर्स थे उसमें मुस्लिम्स भी थे, तो वो ये अलायंस को ठीक से देख नहीं रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे के विरुद्ध थे। तो अभी जो ये लेफ्ट और नहीं, लेकिन कांग्रेस पहले बार बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो लेफ्ट और कांग्रेस को पिछले चुनाव में लेफ्ट का जो ढेर सारा वोट था वो बीजेपी को ट्रांसफर हो गया था, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस में कोई अलायंस नहीं हुआ, तो इससे ममता बनर्जी को फायदा होगा। जो एंटी इनकम्बेंसी की वोट है वो डिवाइड हो जाएगी। जो बीजेपी को फायदा होता अगर वो ममता को फायदा होगा। नहीं, देखिए, बीजेपी को जो वोट देगा वो लेफ्ट का वोट था। बीजेपी का वोट एक्चुअली बढ़ा था लेफ्ट, बिल्कुल। और कांग्रेस से कुछ कुछ वोट गया। तो अभी जो है, जो लोग अभी तक बीजेपी को वोट दिया है वो लोग कंटिन्यू करेगा बीजेपी को वोट देने। लेकिन जो लोग लेफ्ट को वोट लेके तृणमूल को दे रहा था, यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन, कांग्रेस मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को दे रहा था या तृणमूल को दे रहा था, कांग्रेस को नहीं दिया, मालदा में, तो वहां पे अभी तृणमूल कांग्रेस का वोट नहीं आएगा। तृणमूल कांग्रेस जो कैंपेन किया मालदा में, वो कैंपेन कांग्रेस के खिलाफ था, बीजेपी के खिलाफ नहीं। जब मालदा में गया तो मालदा में उसका वो बोला कि ममता जी ने बोला कि यू डू नॉट गिव वोट टू कांग्रेस, यू गिव वोट टू तृणमूल। उसमें उधर में ये नहीं था कि वो वोट बीजेपी, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका जो वोट है मुस्लिम वोट, जो अभी तक लेफ्ट कांग्रेस अलायंस के लिए उसके पास आ रहा था, अभी टूट गया। कांग्रेस खुद से जा रहा है, लेफ्ट खुद से जा रहे हैं। तो जो लेकिन पिछले नाखुश चुनाव में मुस्लिम भी थे, प्रदीप जी, पिछले चुनाव में भी मुस्लिम वोट नहीं टूटा था। तो आपको लगता है कि कांग्रेस और लेफ्ट के अलग खड़ा होने से मुस्लिम वोट टूटेगा, मुस्लिम कुछ हाँ, इनको वोट कांग्रेस देंगे? कांग्रेस या को कांग्रेस क्योंकि मालदा, मुस्लिम देखिए मालदा, मैं बताता हूँ, मालदा मुर्शिदाबाद ये दो जो जिला है, उसमें जो सीट्स है उसमें कांग्रेस को इस बार
वोट तो नहीं, वोट सिर्फ नहीं मिलेगा, वो जीतेगा भी। कांग्रेस 2 3 4 सीट जीतेगा मुर्शिदाबाद मालदा में। तो वो कहां से जीतेगा? उसका वोट तृणमूल के वोट, क्योंकि वहां पे हिंदू पॉपुलेशन नहीं है। तो मुस्लिम पॉपुलेशन में यही बोल रहा हूं कि मुस्लिम पॉपुलेशन का वोट लेफ्ट कांग्रेस अलायंस होने के लिए तृणमूल के पास जा रहा था। अभी लेफ्ट कांग्रेस अलग से आ गया, तो उसका जो मुस्लिम, लेफ्ट का भी कोई मुस्लिम वोट्स थे, कांग्रेस का भी मुस्लिम वोट्स थे, तो वो इस बार ममता के पास नहीं जा रहा है, वो लेफ्ट के लिए जा रहा है, कांग्रेस के लिए जा रहा है। तो मुस्लिम वोट हुमायूं को भी ब्रेक नहीं करेगा, लेफ्ट कांग्रेस ब्रेक करेगा। तो ये भी एक दावा है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। और जो मथुआ समुदाय का वोट है, क्योंकि ये जो एसआईआर में मुस्लिम के अलावा मथुआ समुदाय के भी वोटर काफी कटे हैं, तो वैसी स्थिति में तो बीजेपी जिस तरह से आउटरीच कर रही थी मथुआ समुदाय को, क्या बीजेपी को इसका नुकसान होगा? या फिर ये कौन से लोग हैं जिनको की जो लिस्ट से बाहर हो गए हैं, जिनका वोट कटा है? देखिए, बीजेपी मथुआ के वहां पे जो है उसके पकड़ है, अभी तक भी पकड़ है, क्योंकि वहां पे जो शांतनु ठाकुर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उसको वाइफ को भी कैंडिडेट किया है अभी। तो यहाँ पे जो है, देखिए, मथुआ का जो नाम कटा है, उसके बाद वहां पे जो ट्राइब्यूनल का कैंप चल रहा है पिछले 4 5 दिन में, ज्यादातर भीड़ नहीं है, क्योंकि जिसके नाम कटा है, अगर उसको नाराजगी था, तो अभी तक तो जब जब एसआईआर हो रहा था तब वो प्रोटेस्ट किया, रास्ते पे आ गया, धरना पे आ गया। तो अभी जब फ्रीज हो गया, तो अभी वो उसके पास अगर सही से कागज है, तो वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है, क्यों नहीं रास्ते पे आ रहा है? ये नहीं हो रहा है। तो आप देखिए कि जो मथुआ का वोट है उसमें, हाँ, मथुआ का वोट बहुत, वोटर का नाम डिलीट हुआ, तो लेकिन डिलीट होने के बाद जो भी मथुआ है उसका वोट अभी तक बीजेपी के पास ही जाएगा, क्योंकि उसको भी, क्योंकि जो जो लोग अभी जा रहा है मथुआ वोटर में, उसको जो है कार्ड मिल गया ना, सिटीजनशिप कार्ड जो है होम मिनिस्ट्री से मिला है। तो इसीलिए उसके पास वो तृणमूल कांग्रेस के पास नहीं जाएगा, वो बीजेपी के पास रहेगा, क्योंकि ये एक सनातन, उनके जो मन में भाव है वो बीजेपी के तरफ है, तो वो वोट उधर में ही जाएगा। अभी मथुआ वोट घटा है, तो जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मथुआ वोट बीजेपी से चले जाएगा, क्योंकि उस लिस्ट में नहीं है, तो वहां पे गवर्नेंस के इशू में वोट होगा। तो गवर्नेंस के इशू में वोट होगा, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि तृणमूल कांग्रेस का जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, वो तृणमूल कांग्रेस का एंटी इनकम्बेंसी वोट डिवाइड नहीं हो, एंटी इनकम्बेंसी वोट बीजेपी के, क्योंकि यहाँ पे सीपीएम बोलिए, कांग्रेस बोलिए, ये मान के चल रहा है, उसका जो आम समर्थक है, कि अगर तृणमूल को हटाना है तो बीजेपी का सरकार ही बनाना है। कोई जो भी ब्लाइंड सपोर्टर है कांग्रेस या लेफ्ट का, वो भी ये नहीं मान रहा है कि लेफ्ट कांग्रेस 4 5 सीट जीत सकता है, वो ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चेंज करवाना है, तो बीजेपी को ही सरकार में ले आना। तो ये एक, देखिए, अभी जो है, मैं बोलूंगा कि तृणमूल कांग्रेस दबाव में है, क्योंकि उनको प्रूफ करना है कि वो जो सीटें जीती थी अगली बार, पिछली बार, वो सही लोगों के मतदान के ऊपर जीती, फर्जी मतदान पे नहीं। तो अभी जो इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया, अभी ये कैंपेन में जो है, ममता बनर्जी कैंपेन हर जगह में कर रहा है, उनका जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें नहीं कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी और सेंट्रल लीडरशिप बहुत सारे, उसका जो प्रेजेंस है पूरा बंगाल में, नॉमिनेशन के टाइम में, कैंपेन के टाइम में, और जो मैनिफेस्टो भी आया है, वो बहुत अच्छे एक एक भाव बना रहा है। और अभी जो बंगाल में है कि किसी तरह तृणमूल कांग्रेस सरकार जाए, क्योंकि ये एक आ गया, क्योंकि यही था, ये नैरेटिव तो था, 5 5 महीने पहले यही नैरेटिव था एसआईआर के तहत। एसआईआर में जो हुआ, तो वहां पे अभी जो डिलीशन हुआ, तो उसमें तो तृणमूल कांग्रेस का और भी दबाव में आ गया। एसआईआर जब प्रक्रिया चल रहा है, तो हम लोग सभी बोला कि हाँ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के खिलाफ वोट देगा। लेकिन अभी फ्रीज होने के बाद और पूरा खुलासा होने के बाद पता चल रहा कि हर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे जो मार्जिन थे विन का, उससे ज्यादा लोग डिलीट हो गया।
और वो जो डिलीट हुआ उसमें भी से भी ट्राइब्यूनल में ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं अभी। तो पश्चिम बंगाल का हालात ये है कि कांटे का टक्कर है, और उम्मीद है, लोगों के मन में एक आशा है कि बदलाव आएगा। अभी ये बदलाव बीजेपी के वोट से आएगा या बीजेपी के बाद कोई आउटसाइड सपोर्ट कांग्रेस या लेफ्ट का होगा या सिंगल राज्य क्या होगा पता नहीं है, लेकिन ये तय है कि एसआईआर में जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस तृणमूल को आ रहा था, अभी फ्रीज होने के बाद वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस घट गया। ठीक है, तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। पृथ्वी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जो बड़े सवाल हैं कि क्या एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल की पूरी इलेक्टोरल डायनामिक्स बदल गई है? क्या ममता बनर्जी का जो एज था, वो खत्म हो गया है? क्या ममता की जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है, वो उसपे एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ेगी? या फिर बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, वो बंगाल के एस्पिरेशनल वोटर को जगा पाएगा? तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।